हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज मैं आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर लेके। तो आज का क्लास होगा थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे द मीनिंग ऑफ द टर्म केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे अच्छा से, ठीक है। और समझेंगे कि क्या क्या केमिकल बॉन्ड होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर देयर, राइट। और आज मैं तुम लोगों को आयनिक बॉन्डिंग के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ओके, so welcome to your channel Novarun Easy Chemistry and my name is Novarun Bhattacharya। तो चलो बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो केमिकल बॉन्डिंग समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि बॉन्डिंग होने का मेन रीजन क्या है, उसके बाद हम लोग बॉन्डिंग का डेफिनेशन में जाएंगे। बच्चों, ये दुनिया में जो भी तुम देख रहे हो सराउंडिंग में, या जो नहीं भी दिख रहा है, जैसे एटम्स, एयर हम लोग को नहीं दिखता है, उसमें भी बहुत सारा एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है जो हम लोग को नहीं दिखाई पड़ता है, राइट। ये सब भाग रहा है किसके ओर? स्टेबिलिटी की ओर। किसके ओर? स्टेबिलिटी के ओर। ये सब चाहता है स्टेबल होने, सब चाहता है स्टेबल होने, राइट। जैसे अभी हम लोग पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट होके पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? अभी जैसे तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, राइट। तो रीजन ये है कि तुम लोग क्या बनना चाहते हो लाइफ में, जाके स्टेबल होना चाहते हो, मतलब अपने पैर में खड़े होने चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, राइट। अपना एक सोसाइटी में एक पहचान क्रिएट करना चाहते हो, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए? सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट मेथड टू मूव टुवर्ड द स्टेबिलिटी। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग तरीका होता है स्टेबिलिटी को और मूव करने। जैसे अगर मैं एक पेन को एक सर्टेन हाइट में लूं और मैं इसको छोड़ दूं तो ये पेन नीचे आ रहा है, राइट। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ज्यादा हाइट में ज्यादा स्टेबल तो नहीं था, ये कम हाइट में ज्यादा स्टेबल हो रहा है। मतलब ज्यादा हाइट में इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो वो स्टेबल नहीं है। वो क्या कर रहा है? अपना एनर्जी को घटाने की कोशिश कर रहा है, राइट। इसी तरह केमिकल वर्ल्ड में बच्चों, एटम्स जो होते हैं, एटम्स के पास क्या वे है, कौन से तरीके से ये स्टेबिलिटी की ओर जाता है, और एटम्स के लिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको समझना पहले जरूरी है। देखो बच्चों, कोई भी एटम्स चाहता है, कुछ एटम्स जैसे होता है बहुत लकी होता है केमिस्ट्री में, या कुछ एलिमेंट को कह सकते हो दे आर द लकीएस्ट एलिमेंट। तो ये लकीएस्ट एलिमेंट कौन होता है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और जो किसी के साथ रिएक्ट ना करता है, ठीक है। तो ये लकीएस्ट एलिमेंट मैं किसका बात कर रहा हूं? यस, मैं बात कर रहा हूं इनर्ट गैस या नोबेल गैसेस के बारे में, राइट। मैं बात कर रहा हूं नोबेल गैसेस के बारे में, या इनर्ट गैसेस या इनर्ट एलिमेंट के बारे में। बच्चों, इनर्ट एलिमेंट जो होता है या नोबेल गैसेस जो एलिमेंट होता है, दे आर वेरी स्टेबल, सो दे आर द लकीएस्ट वन। बट द अदर एलिमेंट्स आर नॉट लकी। लेकिन जो दूसरा जो एलिमेंट्स है वो उतना लकी नहीं है। तो वो क्या चाहता है कि अपना नियरेस्ट नोबेल गैस जो है उसका तरह मैं बन के दिखाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि कोई भी एटम्स का जो नियरेस्ट नोबेल गैस होता है बच्चों, उस एटम्स के लिए टारगेट बन जाता है मैं किसी भी तरह से वहां तक पहुंच जाऊं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गेन कर लूं, ठीक है। इस तरह से एटम्स क्या होता है बच्चों? स्टेबिलिटी की ओर मूव करता है। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा नोबेल गैसेस का हम लोग बात कर रहे हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोबेल गैसेस आर देयर? चलो देख लेते हैं। सबसे पहला लकीएस्ट एलिमेंट कौन है बच्चों? हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है?
हीलियम का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को बच्चों हम लोग Z से डिनोट करते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में चल जाएगा 2, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है नियॉन, नियॉन का आ रहा है 10, तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा K में और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी जो बचा इलेक्ट्रॉन वो चल जाएगा L में। इसके बाद नेक्स्ट लकीएस्ट एलिमेंट है बच्चों आर्गन, ठीक है, तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 18 हो गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8, फिर L के बाद M 8। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है यहां तक, आर्गन तक समझ में आया? ओके, चलो इसके बाद कौन है क्रिप्टन। बच्चों क्रिप्टन का कितना है 36 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 18, 8 तक पहुंच जाता है, मतलब K L M N तक इसका इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहा है। ये क्या दिखा रहा है K L M N, ये ऑर्बिट को दिखा रहा है, राइट, तो ये हो गया 4th लकीएस्ट एलिमेंट। इसके बाद कौन आ रहा है बच्चों, क्रिप्टन के बाद कौन आ रहा है जेनॉन, जेनॉन का होता है 54, यस, तो इसका हो गया 2, 8, 18, 18, 8, तो मतलब K L M N O तक पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट लकीएस्ट एलिमेंट है कौन है वो है रेडॉन, रेडॉन है 86, तो इसका हो गया 2, 8, 18, 32, 18, फिर हो गया 8, राइट, 2, 8, 18, 32, 18, 8, मतलब K L M N O P तक पहुंच गया। अब बच्चों एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, बहुत ध्यान से गौर करो, ये जो मैंने किया है इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। ये सारे हो गए तुम्हारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये हो गए तुम्हारा नोबल गैसेस, ये लकीएस्ट है। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, ये लोग बहुत ज्यादा स्टेबल है, किसी के साथ चट से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इसको स्टेबल माना जाता है, राइट। इसका कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा गौर करो बच्चों, देखो यहां पे हीलियम का जो नोबल गैस है इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका 2 है, इसको हम लोग डुप्लेट कहेंगे, दिस इज नोन एज डुप्लेट, DUPLET, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। इसको छोड़ के अगर बाकी गौर करोगे, देखो सबका लास्ट में 8, 8, 8 एंड 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मतलब यहां से यहां तक के लिए मैं कहूंगा ऑक्टेट। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग कहेंगे ऑक्टेट। तो बच्चों ऑक्टेट मतलब हो गया 8 एंड डुप्लेट मतलब हो गया 2। अब देखो खेल यहीं पे है, इसका जो नियरेस्ट एलिमेंट होगा, मतलब ये तो लकी है, जैसे रेडॉन 86 है तो 85 में भी तो कुछ होगा, 84 में भी तो कुछ होगा, 87 में भी तो कुछ होगा, राइट। ये लोग क्या कोशिश करेगा कि रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन करे, आइदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? उसी तरह जैसे नियॉन, नियॉन का देखो बच्चों एटॉमिक नंबर है 10, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8। अब 10 के बाद 11 आता है, 11 है, तो 11 वाला जो एलिमेंट है वो क्या कोशिश करेगा कि अपना नियरेस्ट नोबल गैस तक मैं पहुंच जाऊं, मैं नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मैं भी शो करूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आइदर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, राइट, उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो नीचे आ जाए, ठीक है। और अगर मान के चले इसका आगे 9 वाला ले लेते हैं, जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, तो 9 क्या करता, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेता, ओके। अब देखो बच्चों, तो अलग अलग एलिमेंट्स इसको छोड़ के, ये जो लकीएस्ट एलिमेंट है इसको छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट होता है
इसका टारगेट क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है कि मैं भी इन लोगों की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं या दिखाऊं जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब इस चक्कर में एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने लगते हैं या तो डोनेट करने लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो एटम के पास प्रोसेस क्या है कि वो किस तरह से ये यहां तक पहुंचेगा, आइदर उसको इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरह से शेयर करना होगा और नहीं तो देना या किसी से लेना होगा। ठीक है, दीज आर द वेज, राइट। तो देखो बच्चों, जब कोई भी एटम्स, आई होप कि यहां तक समझ में आ गया, ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। जब कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, या तो देता है या तो लेता है, ठीक है, और आपस में इंटरैक्ट करता है, तब उसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है। मैं क्या कह रहा हूं, चलो इसको समझते हैं, चलो इसको मिटाते हैं हम। देखो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड बाय सम एग्जाम्पल्स। जैसे चलो हाइड्रोजन का बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, सोच के देखो, हाइड्रोजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। चलो मैं यहाँ पे इसका न्यूक्लियस बना दिया और ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोच के देखो कि हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा हुआ। हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबेल गैस हुआ हीलियम। तो मतलब क्या है, हाइड्रोजन के लिए टारगेट क्या होगा कि मुझे तो भाई किसी तरह से हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो कम है, राइट। इसको क्या करना है, किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, जुगाड़ करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, किसी और एक हाइड्रोजन के साथ, सपोज कर लो और एक हाइड्रोजन के साथ बोला कि चलो तुम्हें भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, क्यों ना हम लोग आपस में मिल बांट के शेयर कर लेते हैं, राइट। क्यों ना हम लोग आपस में मिल बांट के शेयर कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि एक एटम किसी और एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या ले रहा है या उसको दे रहा है, तब ये दोनों एटम्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है। मतलब यहां पे ये हाइड्रोजन एटम्स और ये हाइड्रोजन एटम के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, राइट। ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा बच्चों, इस दोनों एटम्स को आपस में होल्ड करके रखेगा, राइट। बच्चों इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग यहां पे केमिकल बॉन्ड के नाम से जान रहे हैं। समझ में आ रहा है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग केमिकल बॉन्ड के नाम से जान रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जब दो एटम्स जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या दे रहा है या ले रहा है और किसी भी तरह से वो क्या हो रहा है, कोई स्टेबिलिटी जोन में पहुंच रहा है, तो दोनों एटम्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर रहा है। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को तो हम लोग केमिकल बॉन्ड कह रहे हैं। ये बॉन्ड क्या करेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, दो एटम्स को पकड़ के रखेगा या होल्ड करके रखेगा। ठीक है, इसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं, राइट। सो अगर डेफिनेशन पूछा गया केमिकल बॉन्ड का तो हम लोग क्या लिखेंगे, केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड is the attractive force developed between the two atoms in a molecule
मॉलिक्यूल, ओके, तो केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज द attractive force developed between the two atoms in a molecule to maintain क्या हो जाएगा बच्चों? to maintain stability। तो मेंटेन क्या करना है यहाँ पे? स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो बॉन्ड बनाया क्यों जाता है? बॉन्ड बनाया क्यों जाता है? बॉन्ड तो बनाया जाता है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है एटम्स के लिए कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। इसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में स्टेबिलिटी कहते हैं एटम्स के लिए। समझ में आ रहा है? या मिनिमम एनर्जी लेवल में वो चल जाए। ओके, तो क्लियर हुआ ये चीज। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ? केमिकल बॉन्ड एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ जो दो बॉन्ड को पकड़ के रखता है, दो एटम्स को पकड़ के रखता है। वाई? टू मेंटेन स्टेबिलिटी। समझ में आया? दोनों एटम को स्टेबल रखने के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप किया दोनों के बीच में? सोच के देखो, क्या क्या मैंने बताया था कि आइदर उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, या तो गेन करना होगा, नहीं तो शेयर करना होगा। दीज आर द वेज टू अटेन द स्टेबिलिटी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द वेज टू अटेन द स्टेबिलिटी, तो कौन कौन सा तरीके से एक एटम स्टेबिलिटी के ओर मूव कर सकता है? राइट? कौन कौन सा तरीके से एक एटम स्टेबिलिटी के ओर मूव कर सकता है? यस, सोच के देखो, सोच के देखो, ठीक है। आइदर वो शेयर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, ठीक है, नहीं तो गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये भी एक तरीका है। और नहीं तो ये लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, ये भी एक तरीका है, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ये तरीका है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को काम में लगा के उसको, या इलेक्ट्रॉन्स को सीढ़ी बना के एटम्स स्टेबिलिटी के ओर चढ़ता है। क्लियर हो गया? केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन क्लियर हुआ। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ बच्चों? इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। किसके बीच में? किसके बीच में? तुम्हारे हमारे बीच में? हाँ सर, हम लोग तो देखो, टीचर स्टूडेंट के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स होता ही है, राइट? तभी तो बॉन्डिंग बनेगा, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? हम लोग का अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट करना है, राइट? और सक्सेसफुल होना है रिजल्ट में। ओके, तो चलो बच्चों आगे मूव करते हैं। तब होप केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन समझ में आ गया। ओके, तो स्टेबिलिटी, सारा चक्कर, सारा खेल है स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है। तो देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब क्या क्या टाइप हो सकता है? मैंने अभी क्या बताया था, क्या क्या मेथड दिखाया था? आइदर इलेक्ट्रॉन को शेयर करो, नहीं तो ले लो भाई किसी से, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला टाइप है बच्चों कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। हम लोग सारा एक एक करके डिस्कस करेंगे, पूरा एक एक करके मैं समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो और लेक्चर को देखो, समझ के देखो। बुक सामने रखो, सामने बुक को रखो, कॉपी रखो, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग हुआ। नंबर 2 हो गया आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। और नंबर 3 हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है। तो बच्चों ये तीन तरह का, these 3 types of chemical bonding are there, right? फिलहाल तो हम लोग को ये 3 करना है, ओके। हायर स्टडीज में जाके तुम लोग को और भी कुछ पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल क्लास 10 तक के लिए हम लोग को यहाँ तक काफी है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है। ये 3 तरह का बॉन्डिंग होगा, मतलब ये दीज आर द 3 पाथ्स, कह सकते हो ये 3 रास्ता है या 3 रूट है कोई भी एटम्स के लिए
to reach the stability. समझ में आ रहा है? Okay, so these are the paths through which the atoms can reach to the stability. ये रास्ता है, कहाँ पहुंचता है? ये सारा रास्ता पहुंचता है कौन सा स्टेशन को? स्टेबिलिटी वाला स्टेशन को, ठीक है, अंडाल स्टेशन नहीं, ये स्टेबिलिटी वाला स्टेशन तक पहुंचेगा। क्लियर हुआ? ओके, चलो अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कौन सा क्या होगा या कौन सा बॉन्डिंग में किस तरह से एटम स्टेबिलिटी के ओर मूव करता है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, मैंने कहा था, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग आयनिक बॉन्डिंग। ओके, बिफोर आई स्टार्ट आयनिक बॉन्डिंग, थोड़ा सा इसके बारे में मैं हिंट्स देके रखता हूँ, ठीक है बच्चों। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, हम लोग सब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होगा? यहाँ पे खेल होगा पावरफुल और वीक के बीच में, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में यहाँ पे खेल होगा। कोऑर्डिनेट में क्या होगा? कोई एक अमीर है, वही खुद डोनेट कर रहे हैं, बाकी ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होगा? कोई एक सिंगल एटम्स होगा जो कि अपना लोन पेयर्स को डोनेट करेगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्डिंग। होप समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 चल रहा है। ओके, बहुत जल्दी हम लोग लेक्चर नंबर 2 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखो, आज अभी हेडिंग देंगे आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। चलो समझते हैं अच्छा से। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड से क्वेश्चन आता है। किस तरह का क्वेश्चन आता है? तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, लॉजिकली देगा, समझ के करना होगा। तो बेटर होगा इंस्टेड ऑफ मगिंग अप, हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे चीज को। बच्चों सबसे पहला चीज मैं बता देता हूं, आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होता है? ये हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होगा, ठीक है। इस चीज को पहले क्लियरली समझ लो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा, ठीक है। मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब मेटल कौन कौन सा ग्रुप से आते हैं? ठीक है, कौन कौन सा ग्रुप में मेटल मिलता है? पीरियोडिक टेबल का मैंने पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया है। तो बच्चों बताओ कौन कौन सा ग्रुप में मेटल्स मिलता है? एक्टिव मेटल्स, राइट। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूं ग्रुप 1, 2 और 13, तो ये तीनों ग्रुप जो है बच्चों, ये तीनों ग्रुप लेकिन मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, या इस तरह से भी याद रख सकते हो, अगर वैलेंस सेल में, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वैलेंस सेल में लास्ट वाला सेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, अगर वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 एलिमेंट का लास्ट वाला ऑर्बिट में या वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको मेटल कहते हैं, वो सब मेटल हो गया। कुछ एग्जांपल दे देते हैं, जैसे चलो यहां पे देखते हैं 1, जैसे सोडियम का बच्चों क्या होता है? 11 एटॉमिक नंबर है, तो 2, 8, 1, ये देखो सोडियम मेटल हो गया, एक्टिव मेटल है सोडियम, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम, ठीक है। अगर मैं मैग्नीशियम ले लेता हूं, मैग्नीशियम 12 है, सो 2, 8, 2, ये देखो लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं इधर में लिख रहा हूँ, लेकिन बाद में उसको मुझे मिटाना भी होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो सोडियम मैंने लिया था 11, सो 2, 8, 1, ये देखो 1 आ गया, तो ये मेटल हो गया।
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बच्चों 12 होता है तो 2,8,2 ये देखो 2 आ गया। एल्यूमिनियम 13 2,8,3 ये देखो 3 आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि अगर वैलेंस सेल में, अगर वैलेंस ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब अगर उसका वैलेंसी भी 1, 2, 3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये मेटल दिखाता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी एलिमेंट का वैलेंस सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो बच्चों वो मेटल्स हो जाता है। तो इस तरह से तुम लोग मेटल को आइडेंटिफाई कर लोगे। और अगर नहीं याद है तो कौन सा बड़ी बात है, ग्रुप 1, 2, 3 याद रखोगे, या ग्रुप 1, 2, 13 ये 3 ग्रुप को याद। ग्रुप 13 को हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रुप 3, हाँ ए लिखेंगे, हाँ यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 1A 2A 3 है। ठीक है, तो 1, 2, 13 जिस तरह से भी तुम याद रखो। ओके, तो समझ में आ गया, ये क्लियर हो रहा है। अच्छा चलो नॉन मेटल कैसे समझेंगे बच्चों। तो नॉन मेटल्स कौन कौन सा ग्रुप में आते हैं, यस बताओ। ग्रुप 15 में आ गया, ग्रुप 15 में आ गया, ग्रुप 16 में आ गया, ग्रुप 17 में आ गया। ग्रुप 18 भी नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन ये तो रिएक्ट करते नहीं है क्योंकि ये क्या है, राजा है, राजा। ओके, दे आर द किंग्स, उन लोग को किसी का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो 15, 16, 17 ये तीनों ग्रुप का जो एलिमेंट्स है ये लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो ग्रुप 15 वाला एलिमेंट्स का वैलेंस सेल में बच्चों 5 होगा इलेक्ट्रॉन्स, नहीं तो 6 होगा, और नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। समझ में आ रहा है, 5, 6, 7 अगर इस तरह का एलिमेंट तुमको दिख जाए कहीं पे कि जिसका आउटर मोस्ट वैलेंस सेल पे 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है तो समझ जाना कि वो नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ जाना कि वो नॉन मेटल्स है अगर 5, 6, 7 आ रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, नाइट्रोजन, चलो मैं इसको यहां पे लिखा था तो मैं इसको इधर समझा रहा हूं। नाइट्रोजन बच्चों, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका 7 है कॉन्फ़िगरेशन, 7 है एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,5 आया ना, 5। तो नाइट्रोजन क्या है बच्चों, नॉन मेटल्स है, यस। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, ग्रुप 15 से ये बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो 16 वाला ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 8 है तो 2,6 ये देखो आया ना 6। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग किया, ग्रुप 16 से बिलोंग किया। समझ में आ रहा है, तो ये भी एक नॉन मेटल हो गया क्योंकि लास्ट में क्या, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ओके, अब जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 है तो 2,7 देखो 7 आ गया इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये ग्रुप किसमें आ जाएगा, 17 में आ जाएगा, तो ये भी नॉन मेटल हो गया। ठीक है, तो चलो मैंने तुमको बता दिया या सिखा दिया कि किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स को तुम लोग चट से आइडेंटिफाई कर लोगे उसका वैलेंसी देख के। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5, 6, 7 इस तरह का इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो बच्चों वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2, 3 आ रहा है तो वो सब मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से देते हैं कि अभी जो है ना डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी मत करना, बहुत कम आता है। तुमको एक्स वाई जेड कुछ मान के दे देगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई, क्लूज देख के तुमको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है और उसके बीच में क्या बॉन्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये सब जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा तो केमिस्ट्री भी इजी लगने लगेगा। ओके, तो चलो आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, किसके बीच में बनेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ओके, चलो अब देखो मैंने क्या कहा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा।
ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले देखो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में मेटल्स जो होगा बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड नॉन मेटल्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ठीक है, तो लिखेंगे इन आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग the stability is achieved by the complete transfer or donation of electrons from metals to the non metals। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नॉन मेटल्स उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो मेटल्स आर द डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल क्या बन जाता है? डोनर बन जाता है। और नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स आर द एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। So in ionic bonding or electrovalent bonding, the stability is achieved by the complete transfer or donation of electron from metals to the non-metal। तो यहाँ पे मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा? नॉन मेटल्स को। मैंने बहुत टाइम देखा है बच्चों लोग में एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है, ये लोग सोचते हैं कि नॉन मेटल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है। नहीं बच्चों, मेटल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल्स आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल तो बेचारा इलेक्ट्रॉन्स का मारी है, वो तो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए और मेटल्स को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। ठीक है, नेचर ने मेटल को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिया हुआ है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स कम दिया हुआ है। तो आई होप के डेफिनेशन तुम लोग पॉज करके लिख लिया होगे। ठीक है, तो समझना है डेफिनेशन को, हम लोगों को समझना है। ठीक है, सो इट्स बेटर कि हम लोग इसमें समझने में ज़्यादा फोकस्ड करें। देखो बच्चों, मेटल्स में मैंने क्या कहा था? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में। नॉन मेटल में 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में। चलो इस तरह से समझते हैं। देखो ध्यान दो, अभी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से मैं सोडियम को लेता हूँ। तो सोडियम का 2,8,1 है और मैं क्लोरीन का ले लेता हूँ, Cl का 17 है। तो 2,8,7 आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या सोडियम मेटल है? हाँ ये मेटल है, क्योंकि इसका लास्ट वाला ऑर्बिट में 1 आ रहा है, तो ये मेटल होगा। क्या क्लोरीन मेटल है? नहीं, ये मेटल नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट वाला ऑर्बिट में कितना आ रहा है? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये मेटल हो ही नहीं सकता, ये नॉन मेटल है। ठीक है, अब ये गलतफहमी कभी भी मत रखना कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 7 दिख रहा है तो सोच लोगे कि नहीं इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। नहीं बच्चों, इस तरह से कंपैरिजन नहीं होता है। हम लोगों को देखना होता है कौन स्टेबिलिटी को क्रॉस करके आगे निकल गया और कौन स्टेबिलिटी के आगे है, मतलब किसको आगे बढ़ना है और किसको पीछे रिवर्स में जाना है। रिवर्स में कौन जाएगा? जो ऑलरेडी आगे बढ़ा हुआ है, मतलब जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको रिवर्स में जाना होगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है उसको तो आगे बढ़ना होगा। अब खुद डिसाइड कर लो कि हम लोग क्यों कह रहे हैं नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों? बिकॉज दे हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर्ड टू द नियरेस्ट नोबल गैस। क्लियर हो रहा है? और मेटल्स हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर्ड टू द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो रहा है? अब देखो, होगा यूं कि ये है इसका नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है, ये है इसका नियरेस्ट नोबल गैस, मतलब सोडियम के पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं 2,8 ले लेता हूं तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है बच्चों। ठीक है, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। अब वहीं पे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ कर लेता है या कहीं से ले लेता है
तो ये देखो टोटल कितना होगा 2,8,8। तो 2,8,8 किसका होता है? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट? तो मतलब नॉन मेटल कैसे स्टेबिलिटी की ओर भागेगा? बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन। और मेटल कैसे भागेगा? बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब देखो मजा के बाद, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये सोडियम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, किसको डोनेट कर रहा है? किसको डोनेट कर रहा है? यहां से इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एरो दे रहा हूं, एरो दे के लिख रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन, ये किसको डोनेट किया? इसको किया। मतलब 2,8,7 था, अब 2,8,8 हो गया, 2,8,8 हो गया। ध्यान से देखोगे इसको, ठीक है? जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर दिया तो सोडियम के ऊपर एक चार्ज आ गया, प्लस चार्ज डेवलप कर गया, ठीक है? एक प्लस चार्ज डेवलप कर गया। प्लस चार्ज क्यों डेवलप किया है? खुद से सोचो। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन था। अब बच्चों इस 11 इलेक्ट्रॉन को, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11 था, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन रहा होगा जरूर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 प्रोटॉन रहा होगा। अब ये प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर में। न्यूक्लियस के अंदर में सोडियम ने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन क्या प्रोटॉन दे पाया? ध्यान से देखो, ये एक एक इलेक्ट्रॉन को कौन बैलेंस कर रहा था बच्चों? प्रोटॉन बैलेंस कर रहा। तो जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चल गया, या मैं एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से घटा दिया, लास्ट वाले एक इलेक्ट्रॉन को घटा दिया। चलो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्या किया? क्लोरीन को डोनेट कर दिया। अब काउंट करो तो यहाँ पे क्या प्रोटॉन में कोई चेंजेस आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 के 11 प्रोटॉन है, तो क्या एक एक्सेस चार्ज नहीं दिख रहा है? एक एक्सेस प्रोटॉन नहीं दिख रहा है? अब प्रोटॉन का कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है, उसी को तो हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं प्लस से। क्लियर हुआ? ओके। अच्छा इधर में आ जाते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कैटायन कहेंगे, इसको हम लोग कैटायन कहते हैं, राइट? तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा है? कैटायन बना रहा है। अब कैटायन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब आ जाते हैं क्लोरीन के साइड पे। देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन को दे दिया, अब क्लोरीन में क्या चेंजेस आया? चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 17 था, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन था। तो 17 इलेक्ट्रॉन था, मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था। तो सोच के देखो कि इसके पास कितना प्रोटॉन होना चाहिए था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, राइट? 17 प्रोटॉन होना चाहिए था, राइट? तो 17 प्रोटॉन होता भी था। जब क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर था तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन था, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब सोचो बच्चों, देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गया, यहां पे मैं इसको बॉक्स कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ा, क्या प्रोटॉन इंक्रीज हुआ? नहीं बच्चों, एटम्स के अंदर में प्रोटॉन को तुम ना तो निकाल सकते हो ना तो उसको चेंज कर सकते हो, डाल सकते हो। जब इलेक्ट्रॉन आना जाना कर सकता है लेकिन प्रोटॉन आना जाना नहीं कर सकता, वो तो फिक्स्ड है, राइट? आप खुद से डिसाइड करो। देखो एक एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन तो उतना के उतना ही है, ठीक है? तो अब इस एक्सेस नेगेटिव चार्ज को तुम कैसे दिखाओगे? अब तो यहाँ पे 7 के जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक्सेस नेगेटिव चार्ज को हम लोग दिखा रहे हैं कैसे बच्चों? Cl माइनस करके।
Cl माइनस करके। समझ में आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, किस तरह से कैटायन एनायन बन रहा है। इसको हम लोग कहते हैं एनायन, दिस इज नोन एज एनायन, इसको हम लोग एनायन कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ओके। चलो यहां तक तो समझ में आ गया किस तरह से कैटायन फॉर्म हुआ, किस तरह से एनायन फॉर्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो मैंने ये समझाया कि कैटायन और एनायन कैसे बनता है। तो आयन किसे कहते हैं, आयन मतलब जिसमें चार्ज होता है उसको आयन कहा जाता है, राइट। तो यहां पे क्या दिखाया मैंने कि मेटल्स फॉर्म्स कैटायन एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन, ठीक है, नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन। मेटल क्या बना रहा है, कैटायन बना रहा है। कैटायन का कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन का कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एनायन कौन बनाता है, नॉन मेटल्स बनाता है। कैटायन कौन बनाता है, मेटल्स बनाता है, ठीक है। तो कैटायंस मेटल बनाएगा और एनायंस नॉन मेटल बनाएगा, ठीक है। अब बच्चों सोचो कि जब तुम दो ऑपोजिट चार्ज को क्लोज रखोगे तो क्या होगा, क्या दोनों अट्रैक्ट करेगा या उठा के फेंक देगा बाहर, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं। अगर तुम एक कैटायन, पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज एनायन को क्लोज रख रहे हो तो क्या वो दोनों को माने एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये कैटायन और ये एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब यहां पे अट्रैक्शन चल रहा है, ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। अब ये अट्रैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में हो रहा है, दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में हो रहा है। क्लास 9 में हम लोगों को सिखाया गया है कि जब दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स डेवलप करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स और नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, राइट। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, ये जो फोर्स हुआ कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब दो एटम्स के बीच में बनता है और जब वो कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाता है उसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। उस तरह का कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानेंगे। समझ में आया, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड where the two participating atoms are cation and anion, metals and non-metals, and the force exists between them is the coulombic force या electrostatic force of attraction, ठीक है। तो कोलम्बिक फोर्स किसके बीच में काम करेगा, दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में काम करेगा, दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में काम करेगा। मतलब एक कैटायन और एक एनायन को, दोनों को ये फोर्स बाइंड करके रख रहा है। तो सोच सकते हो कि ये फोर्स बहुत, ये अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। एंड दिस इज द मेन रीजन कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड NaCl हम लोग खाते हैं, रोज नमक यूज करते हैं खाने में, तो वो कौन सा स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इसी तरह मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स लेकिन बच्चों सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, जब ये सॉलिड स्टेट पे होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को कंडक्ट करे। मतलब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, बिकॉज ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है।
अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक फ्री नहीं होगा, जब तक घूमेगा नहीं, चार्ज कौन कैरी करेगा, करंट कौन कैरी करेगा, तो वो नॉन कंडक्टर बन जाता है। क्लियर हो गया सॉलिड स्टेट पे। लेकिन वही चीज अगर एक्वा स्टेट या मोल्टेन स्टेट में देखा जाए तो वो इट्स बिकम ए एक्सीलेंट कंडक्टर। ठीक है, तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आई होप कि इट इज क्लियर नाउ कि आयनिक बॉन्ड क्या हो रहा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हो रहा है। ओके, तो चलो कुछ केस स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ये आयनिक बॉन्ड है, कैसे समझेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पे एक मेटल है और एक नॉन मेटल दिख रहा है, तो मेटल और नॉन मेटल जैसे दिख जाए तो क्या है, वो आयनिक बॉन्ड होगा। ओके, तो देखो सोडियम, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, ये है उसका न्यूक्लियस। सोडियम में पहला ऑर्बिट 2,8,1, तो पहला ऑर्बिट में 2 दिख रहा है, फिर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया। लास्ट वाला ऑर्बिट में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये किसके लिए था, सोडियम के लिए था। ठीक है, चलो इधर में लिख रहा हूं मैं क्लोरीन के लिए, क्लोरीन में 17 था, तो 2,8,7 है इसका कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये बन गया क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये बन गया पहला ऑर्बिट। ठीक है, ये बन गया उसका दूसरा ऑर्बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बन गया उसका लास्ट वाला ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये बन गया मेरा क्लोरीन का ये ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जो भी कहो, एटॉमिक डायग्राम। ओके, तो ये एटॉमिक डायग्राम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन को, उसका सेल के साथ रिप्रेजेंट किया। ओके, चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। सोडियम क्या करेगा, सोडियम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहेगा, 2,8, मतलब ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को, ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब क्लोरीन के पास यहाँ पे सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना सारा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के पास एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ इसको डोनेट कर देगा, राइट। ये यहाँ से यहाँ इसको डोनेट कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आ रहा है, ये देखो मैं एरो हेड से दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आ रहा है। ठीक है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, जब ये डोनेट कर देगा तो इसका स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों, Na+ हो जाएगा, और इसका स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों, Cl- हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक है, ये तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8, मतलब ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है और ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। नाम में भी परिवर्तन, यहाँ पे हो गया सोडियम, सोडियम आयन हो गया, नाम के पीछे आयन लग गया, तो हम लोग इसको कहेंगे सोडियम आयन, और इसको कहेंगे क्लोराइड। क्लोराइड, देखो यहाँ पे क्लोरीन कह रहे थे, यहाँ पे क्लोराइड कह रहे हैं, तो क्लोराइड आयन, राइट, क्लोराइड आयन हो गया। क्लियर हो गया। अब ये कैटायन और एनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ये इसको पकड़ के रखेगा। ठीक है, ये इसको होल्ड कर लेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ये इस तरह से एक कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ टाइटली पकड़ के रखता है। समझ में आ रहा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है तो ये एक दूसरे को पकड़ के रखता है। ओके, तो इसका बच्चों और एक शॉर्ट तरीका है लुईस डॉट। ठीक है, जो सबसे आसान है, तो लुईस डॉट भी हम लोग करना चाहिए। लुईस डॉट वाला भी मैं बता देता हूँ। लुईस डॉट में क्या करते हैं, हम लोग खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेंगे। ठीक है, खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेंगे, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को नहीं शो करते हैं। ओके, तो लुईस डॉट में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो Na में एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, Na में एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ठीक है, और क्लोरीन में मैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में, तो मैं खाली क्लोरीन का बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से ऐसे डोनेट कर रहा है और फिर नॉर्मल जो Na+ हुआ है और फिर ये Cl- हो गया। ठीक है, यहाँ पे Cl- है तो Cl- में कैसे दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, इस तरह से ये क्या बना लिया, Na+ और Cl- के बीच में बॉन्डिंग बन गया, NaCl ये बना लिया। क्लियर हो गया? ओके, तो इस तरह से ये क्या किया, आयनिक बॉन्डिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड तुम लोग बता सकते हो। ओके, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट और एक तो केस स्टडी डिस्कस करते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड भी ले सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये सब एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड पहले डिस्कस कर लेते हैं। MgCl2, इसका नाम क्या है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें होगा क्या, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल क्या होगा, आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, यहीं से समझ में आ गया। तो मैग्नीशियम का बच्चों कितना होता है, 12 होता है, तो एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2,8,2 हो गया कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का तो मैंने अभी बताया था, क्लोरीन का 17 होगा, तो 2,8,7 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो मैग्नीशियम में पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दूसरा ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाला में दिख रहा है 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, क्लोरीन में क्या हो जाएगा, क्लोरीन के लिए Cl, चलो Cl के लिए मैं यहाँ पे प्लस बना दिया, पहला ऑर्बिट में 2 है तो 2 बना दिया, दूसरा ऑर्बिट में यहाँ पे 8 दिख रहा है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाला में 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे एक क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम दिख रहा है। अब बच्चों जस्ट सोच के देखो, एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जस्ट सोच के देखो कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एन यहाँ पे एक क्लोरीन जो है एनाइन बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, जस्ट सोच के देखो। क्या ये 2 ले सकता है, इसका रिक्वायरमेंट कितना है, 2,8,8 का रिक्वायरमेंट है, मतलब ये ऑक्टेट से एक घर दूरी में है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। समझ में आ रहा है, मतलब Mg 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे दिया, मान के चलो Mg 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे दिया, बाकी अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा ये, यस, तब और एक क्लोरीन का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, मतलब मुझे और एक ठो क्लोरीन यहाँ पे लेना होगा, तो उसका भी मैं सेम तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा, राइट, 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो ये और एक क्लोरीन आ गया, तो ये और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, और एक क्लोरीन को दे देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ओके, तो इस तरह से ये शिफ्टिंग होगा, ये मूव करेगा। ठीक है, तो इसके बाद जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, मतलब मैग्नीशियम, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूं, जैसे मैग्नीशियम से तुमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, तो ये क्या बनाया, ये क्या बनाया बच्चों, Mg2+ बना दिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया था। तो मैंने अभी दिखाया था कि सोडियम का केस में क्या हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 1 प्लस चार्ज दिए, तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, राइट। अब यहाँ पे एक क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, एक क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, तब 2 क्लोरीन को मैं कैसे लिखूं कि 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन को मिला, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं
2Cl प्लस 2E माइनस करके मैं लिख सकता हूं, ओके, कि यहाँ पे एक एक क्लोरीन को कितना मिल रहा है, हाँ, दो दो करके इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो 2Cl माइनस हो गया, 2Cl माइनस हो गया, दो क्लोरीन को दो इलेक्ट्रॉन मिला तो 2Cl माइनस हो गया। समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे Mg से Mg2 प्लस में चेंज हुआ, Cl माइनस में चेंज हो गया, ठीक है। Mg2 प्लस से Mg से Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस पे कन्वर्ट हो गया। मतलब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस पे कन्वर्ट हो गया। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो, Cl माइनस पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, Mg2 प्लस Cl माइनस, इस तरह से क्रिस क्रॉस करते थे कि नहीं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनता था, MgCl2, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होगा। मैंने पहले इंटेंशनली नहीं लिखा था, दिखाने के लिए कि MgCl2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो MgCl नहीं बनेगा, MgCl2 बनेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ है। तो MgCl2 कैसे हो गया, क्योंकि एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं ले पाएगा। मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन को देगा, और इस तरह से एट ए टाइम मैग्नीशियम क्या करेगा, दो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करके रह सकता है। मतलब ये मेरा हो गया Mg2 प्लस और ये Cl माइनस, ये एक Cl माइनस। तो ये देखो बच्चों, ये इस तरह से दोनों को पकड़ के आराम से रहता है, एकदम Mg2 प्लस बन के आराम से एग्जिस्ट करता है। तो ये और एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ओके। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है किस तरह से ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है। चलो और एक तो बना लेते हैं कैल्शियम। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे हुआ उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड भी बना लेना, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। चलो कैल्शियम ऑक्साइड, चलो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO। अब देखो ये क्या, ये आयनिक है, क्या ये आयनिक है, यस ये आयनिक है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम मेटल होता है और ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, तो ये एक आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है। तो देखो कैल्शियम में कितना होता है 22,8,2, ठीक है। तो बच्चों ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन का है। मतलब कैल्शियम के पास एक्सेस दो इलेक्ट्रॉन है, ये चाहे तो दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, लूज करके आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। लास्ट वाला केस में क्या देखे थे कि मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन था, तो मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन को देके किसका कॉन्फ़िगरेशन गेन किया था, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन किया था। क्लोरीन हर बार किसका कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है। अब ऑक्सीजन दिया है, चलो ऑक्सीजन का केस में देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2,6 हो गया, ठीक है। तो बच्चों 2,6 मतलब 8 है, तो नियरेस्ट नोबेल गैस कौन हुआ, आर्गन होगा। ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबेल गैस नियॉन होगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, ठीक है। हाँ, कैल्शियम का नियरेस्ट नोबेल गैस था आर्गन, ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबेल गैस है नियॉन। अब सोच के देखो, तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ठीक है। तो और कैल्शियम क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है। कैल्शियम तो ढूंढ रहा है किसी ऐसा स्पीसीज को कि आओ मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, लेके चल जाओ और मुझे स्टेबल बना दो, मैं हैप्पी होना चाहता हूं, ठीक है। तो ये चीज कैल्शियम कैसे करेगा, देखो अब कैल्शियम का मैं थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूं, ओके। एक यहां पे सेकंड ऑर्बिट पे हो गया 8, आई होप 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। थर्ड ऑर्बिट में भी इसका 8 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया यहाँ पे।
अब मैं आगे वाला ऑर्बिट कहाँ बनाऊं, जगह नहीं बचा है। चलो इसको मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं। सर ये कैसा ऑर्बिट बन रहा है, गोल गोल नहीं बन रहा है, पोलियो मार दिया है। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, समझो, भावना पे जाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कितना जाएगा, कहीं गलती हो गया, 2 8 8। अच्छा यहाँ पे तो 2 जा रहा है, इतना कहाँ से जाएगा, ये तो लास्ट वाला ऑर्बिट है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 2। चलो यहीं पे दे देते हैं 1 2। चल ऑक्सीजन तेरा क्या होगा, कालिया, देखते हैं। ऑक्सीजन का प्लस पहला ऑर्बिट में 2 है, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 बना है। ओके, अब बच्चों सोचो कि कैल्शियम जो है ये क्या करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट कैल्शियम जैसे ही अपना इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, Ca2+, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, O2-। समझ में आ रहा है, तो होगा क्या, Ca2+ और O2- पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेगा, और ये दोनों क्या बॉन्डिंग बना लेगा, आयनिक बॉन्डिंग बना लेगा। कौन सा बॉन्डिंग बनाएगा बच्चों लोग, यहाँ पे आयोनिक बॉन्डिंग बच्चों लोग बनाएगा। ठीक है, क्या ये बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, क्यों, क्योंकि ये आयनिक बॉन्डिंग है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ओके, चलो लास्ट आज का और एक मैं डिस्कस कर लेता हूं, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि मैंने बताया था कि कैल्शियम क्लोराइड बनाऊंगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करके आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब खुद से बनाओ, कोशिश करो पॉज करके। ठीक है, खुद से बनाओ। कैल्शियम का कितना है Ca20, सो 2,8,8,2, और ऑक्सीजन का कितना है 8 है, तो 8 है मतलब कितना होगा 2,6। ओके, अब मैं लुईस डॉट बनाऊंगा, मैंने लुईस डॉट भी मैंने बनाना सिखाया था। ठीक है, तो Ca यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2। ठीक है, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1 2, अच्छा इसको मैं क्रॉस से डिनोट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब कैल्शियम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा, मतलब नियरेस्ट नोबेल गैस उसका आर्गन है। ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबेल गैस है नियॉन, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो क्या करेगा कैल्शियम, ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उठा के पटक देगा यहाँ पे, मतलब 2e- यहाँ पे चल गया। एज ए रिजल्ट क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट तो बढ़िया निकला, Ca2+ हो गया और यहाँ पे O2- हो गया, और दोनों के बीच में दोस्ती हो गया, कभी ना टूटने वाला दोस्ती। ओके, तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने किसका बना दिया बच्चों, मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड का बना दिया। ठीक है, चलो अच्छा हुआ एक बार और रिवीजन हो गया तुम लोगों का, राइट। अब बोलेंगे भी तो कैसे सर, आप तो करते जा रहे, राइट। यस यस यस, चलो क्लोरीन का ले लेते हैं। ओके, क्लोरीन 17 है, तो कितना हो जाएगा 2,8,7। ठीक है, तो क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 चाहिए और। ठीक है, चलो इसका भी मैं लुईस डॉट बनाता हूँ फिर से, Ca2। ओके, अब बच्चों क्लोरीन, मैं इसको थोड़ा सेंटर में बना लेता हूँ, Ca2, यहाँ पे क्लोरीन 1 2 3 4 5,
5 6 या 7, ठीक है, यहाँ पे 7 क्लोरीन, यहाँ पे 7, देखो 7 जो है लुईस डॉट में क्या करेंगे, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। तो एक इसको दे दिया, ठीक है, एक इस क्लोरीन को ले ले, क्योंकि क्लोरीन का देखिए कैपेसिटी है तो 2 ले ही ले सकता है, ठीक है। अब इसको और एक क्लोरीन का जरूरत है, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 है, तो ये कैल्शियम इसको भी और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ले ले भाई ले ले, ओके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको 2 देने के बाद Ca2 प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, Cl माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग बनेगा, तो दोस्त बनेगा मेरा, तो बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, और इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, ओके। सो होप क्लियर हो रहा है किस तरह से हम लोग आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखोगे बच्चों, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होगा। मेटल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मेटल्स में हमेशा एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, कितना एक्सेस होगा, 1 2 3, 1 2 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो सकता है। नॉन मेटल में हमेशा डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मेरे और तुम लोग के बीच में है, ओके। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बहुत जल्दी मैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 लाऊंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मैं कुछ क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड डिस्कस करूंगा, ओके। सो टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जब भी तुम देख रहे हो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।